तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि कैपेम वाई कैपेम इज कॉल्ड सो। कैपेम को कैपेम क्यों बुलाते हैं? तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि आप लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसका फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ई आर एक्स इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? के ई। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल रहे थे? के ई। और फिर उसके बाद पी ज़ीरो निकाल रहे थे। तो पी ज़ीरो का फॉर्मूला था डी वन अपॉन के ई माइनस जी। पी ज़ीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। इस के ई को हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि इससे शेयर की प्राइस निकल जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला हमने तक पढ़ा इसको एसएमएल बोलते हैं, और क्योंकि इससे शेयर की प्राइस निकाल लेते हैं इसलिए इसको कैपेम बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आज लिख लेते हैं। कैपेम मॉडल इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैपेम मॉडल यूज होता है क्या निकालने के लिए? एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैपेम इज यूज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न स्लैश shareholders required rate of return. CAPM is used to calculate expected return slash shareholders required rate of return, which is further used to calculate the price of equity share. कैपेम यूज होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने में, या उसको शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न बोल लो, जो फर्दर फिर इक्विटी शेयर की प्राइस निकालने में हेल्प करता है। दैट इज कैपिटल असेट निकालने में हेल्प करता है। कैपिटल असेट की प्राइस निकालने में हेल्प करता है। फुल स्टॉप। फर्दर इट कैन बी यूज्ड to decide the overvaluation or undervaluation of a security. Further it can be used to decide the overvaluation और अंडरवैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटी। ये आज मैंने एक नई लाइन लिखवा दी कि इससे ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन डिसाइड होता है। तो अब ये क्या लिखवा दिया? जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बोल दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ही लिखना ज़रूरी नहीं है। आर एफ इक्वल्स टू 10% है मान लीजिए, और आर एम जो है वो 14% है, और जो बीटा है ना वो मान लीजिए 1.5 है। तो बताओ के ई का क्या फॉर्मूला होगा? बताओ। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो आर एफ हो गया 10%, आर एम हो गया 14%, माइनस आर एफ 10% एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो कितना आएगा ये? 16%। कितना आएगा? 16% आ जाएगा। और के ई अगर 16 आ गया तो इससे पी ज़ीरो इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी आ जाएगा। तो मान लेते हैं एक बार डी वन 4 रुपीज़ है और के ई 16% है,
और ग्रोथ मान लीजिए एक बार 8% है, तो बताओ ये शेयर कितने रुपए का आएगा? 50 रुपीज। ये जो प्राइस आएगी ना, ये वो प्राइस आई है जो कैपेम बोल रहा है कि शेयर की प्राइस होनी चाहिए। पर क्या जरूरी है कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में इतने का ही मिल रहा हो? तो ये पॉसिबल है कि एक्चुअल में ये शेयर मान लीजिए 60 रुपीज का मिल रहा है, कैपेम तो बोल रहा है कि ये शेयर 50 का होना चाहिए, पर एक्चुअल में वो 60 का चल रहा है। तो क्या बोलोगे? 50 की चीज 60 में मिल रही है, क्या बोलेंगे? ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन है। और यही अगर मैं बोलूँ कि 50 की मिलनी चाहिए और वो आपको 45 रुपए में ही मिल रही है, तो क्या बोलेंगे? तो आप ये पूछ सकते थे कि सर शेयर की प्राइस निकालने से होगा क्या? प्राइस तो बता देंगे पर क्या फ़ायदा उसका? तो प्राइस निकालने का फ़ायदा ये है कि हम उसको एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करेंगे, और अगर एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करेंगे तो या तो मुझे पता चलेगा कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है, और या फिर मुझे पता चलेगा कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, एक काम करो, कॉपी कर ही लो, लिख लो इस एग्जाम्पल को, और फिर लिखेंगे देयरफॉर शेयर इज अंडर वैल्यूड। 50 की चीज़ अगर 45 में मिल रही है तो इट इज़ अंडर वैल्यूड। लास्ट क्लास में एक होमवर्क भी तो दिया था स्कैनर का, वो हो गया क्या? और जो मैंने उससे प्रीवियस डे होमवर्क दिए थे, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी? एनीवन इन दिस क्लास जिसको लग रहा हो कि मैंने फ्राइडे को जो होमवर्क दिया था वो आपने सैटरडे नहीं किया था, तो अब कराओ, तो अगर प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लेना। अपने आप नहीं आएगा, जो नहीं आया वो नहीं आएगा, इसलिए पूछ लेना। हाँ बोलो। मतलब आरएम निकाला था जो? हाँ, दो क्वेश्चन थे, एक में आरपी बोला था और एक में आरएम बोला था। अच्छा ठीक है। और कोई इसके अलावा और कोई डाउट है किसी का? ये लिख लिया एग्जाम्पल सबने? चलो, तो एक आपका बुक का क्वेश्चन कराता हूँ पहले। एडिशनल इलस्ट्रेशन 3 है, पेज नंबर 473। एडिशनल इलस्ट्रेशन 3, पेज 473। एडिशनल इलस्ट्रेशन 3, पेज 473। क्वेश्चन बोल रहा है द बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एम लिमिटेड इज 1.40। एम का बीटा है 1.40, and the company has been maintaining 8% rate of growth
इन डिविडेंड एंड अर्निंग्स। क्वेश्चन आपको ग्रोथ रेट बता रहा है। द लास्ट डिविडेंड पेड वॉज 4 रुपीज पर शेयर and the return on government security is 12% and the return on market portfolio is 18%. The current market price of share of M is 32 rupees. What will be the equilibrium price per share of M Limited? आपको शेयर की प्राइस पूछ रहा है, और ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा हुआ है ना, इक्विलिब्रियम वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लीजिए कैपेम प्राइस। तो वही पूछ रहा है कि कैपेम की प्राइस बताओ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो बता दिया है कि मार्केट में 32 का मिल रहा है, पर आप बताइए कि इस मॉडल के हिसाब से शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो क्या बोलते हो, क्या निकालूं सबसे पहले? पहले के ई निकाल लूं, के ई निकाल लूं पहले। तो बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.40, और क्वेश्चन में हमको आर एफ कितना दे रखा है, बताओ आर एफ कितना दे रखा है? 12% दे रखा है, और आर एम दे रखा है हमको 18%। तो आर एम इज 18%। तो पहले तो के ई निकल जाएगा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो आर एफ कितना हुआ आपका 12, स्लोप कितना हुआ आपका 6, 18 माइनस 12 एंड इंटू बीटा 1.4। तो क्या ये 20.4 आ रहा है? 20.4 आ रहा है। और फिर उसके बाद हमको एक D1 चाहिए, D1 शेयर की प्राइस निकालने के लिए D1 चाहिए होता है। तो बताओ D1 कितना दिया हुआ है? तो लास्ट डिविडेंड दे रखा है 4 रुपए। लास्ट मतलब देना है या दे चुके हैं? दे चुके। तो 4 प्लस ग्रोथ दैट इज कितना आपका 8%। 4 प्लस 8%, तो आपका D1 आ जाएगा 4.32, और G आपका 8 है ही। तो P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के ई माइनस जी आ जाएगा। तो D1 4.32 अपॉन के ई 20.4%, और माइनस ग्रोथ कितनी 8%, कितना आएगा 34.84। इसी को बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम को ही कैपेम प्राइस समझ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस या कैपेम प्राइस इज 34.84। अब क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं, पर दे तो रखा था कि एक्चुअल प्राइस 32 रुपीज़ है। तो बताओ एक्चुअल प्राइस अगर 32 है तो क्या बोले, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? गलत, अंडर वैल्यूड है। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बस दो चीज़ों को कंपेयर करके कुछ भी बोल दो। मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि जो होना चाहिए अगर उससे महंगा मिल रहा है तो ओवर वैल्यूड, और जो होना चाहिए उससे कम मिल रहा है तो अंडर वैल्यूड। तो होना क्या चाहिए 34, और है कितना 32। तो इसको ओवर नहीं बोलेंगे, इसको अंडर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से कंपेयर करना। चलिए, ऐसे ही एक फिफ्थ क्वेश्चन है इसी के नीचे, एडिशनल इलस्ट्रेशन 5। एडिशनल इलस्ट्रेशन 5 निकालिए। इसमें तो सच में पूछा है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। एडिशनल इलस्ट्रेशन 5 पेज 475। स्टार मार्क लगा देना इस क्वेश्चन पे। An investor is holding 1000 shares of X Limited। बोल रहा है हमारे पास 1000 शेयर पड़े हैं। Presently the rate of dividend being paid by the company is 2 rupees per share। डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर का पे किया था। एंड द शेयर इज बीइंग सोल्ड एट 25 रुपए इन द मार्केट, और शेयर 25 रुपए का बेचा जा रहा है।
मार्केट में, है ना, 25 रुपए का बेच रहे हैं मार्केट में. However, several factors are likely to change during the course of the year as indicated below. तो आरएफ दे रखा है एग्जिस्टिंग में 12%, रिवाइज में 10%. अच्छा, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 6%, 4%. ये क्या है? मार्केट रिस्क प्रीमियम. स्लोप क्या दे रखा है? ये स्लोप आर एम माइनस आर एफ. स्लैश करके लिख लीजिए स्लोप, स्लैश करके लिख लीजिए आर एम माइनस आर एफ, है ना. आर एम माइनस आर एफ ही है बस, इनटू बीटा नहीं हो रखा है अभी. तो बीटा अलग से दे दिया है 1.4 और 1.25, और ग्रोथ रेट दे दी 5% और 9%. तो लग रहा होगा आपको कि सेम सी इंफॉर्मेशन है, वही ग्रोथ रेट है, वही आर एफ है, वही बीटा है, वही स्लोप है. इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर्स वेदर द इन्वेस्टर शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर्स एंड वाई. बोल रहे खरीद ले, बेच ले या रख लें, क्या करें? तो अगर सस्ता आएगा तो क्या बोलोगे? सस्ती चीज मिल रही है तो क्या करोगे? खरीद लो. और महंगी है तो, महंगी है तो महंगी है तो होल्ड कर लो. अरे बेच दो, महंगी चीज तो बेच दो ना. अरे महंगा है, कम से कम बेचो तो सही उसको. और अगर हम बोले जो होना चाहिए वही है रखा है, तब हम बोलेंगे कि ना बाय करो ना सेल करो, होल्ड कर लो. ठीक है, तो वाई पूछा है. ये क्वेश्चन स्टार मार्क इसलिए लगवाया मैंने क्योंकि वैसे हार्ड नहीं है, पर अभी अभी रीसेंट सीए के एग्ज़ाम में, सीए फाइनल का रीसेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो इसलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है. ऐसा नहीं कि सीए में पहली बार आया था, पहले भी आया हुआ है, पर रिसेंटली आया हुआ है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो पर्टिकुलर्स, एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड, दो बार देखना है हम लोग को इस बार. तो एक टेबल बना के कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स, एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड. तो सबसे पहले आर एफ गिवन था 12% और 10%. इसके अलावा आर एम माइनस आर एफ दे रखा है स्टूडेंट्स, दैट इज कितना? 6% एंड 4%. और हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बीटा दे रखा है, विच इज 1.4 एंड 1.25. तो आपका के ई निकल गया. तो के ई इज आर एफ दैट इज 12% प्लस स्लोप 6% इंटू 1.4. तो क्या ये वही 20.4 आ गया पिछले क्वेश्चन वाले ही? और ऐसे ही इधर 10% प्लस 4%, 4 ही है बस, 4% और इंटू 1.25 कितना आ रहा है? 15%. ये के ई आ गया. क्या करेंगे के ई का? क्या काम आएगा के ई? प्राइस निकालने में काम आएगा. तो D1 चाहिए, इसके लिए D1 चाहिए. तो बताइए D1 कितना दे रखा है? ढूंढ के बताइए मुझे, D1 कितना दे रखा है? D1 कितना दे रखा है? 2.1 आएगा, 2 नहीं आएगा. अच्छा, अगर कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूँ कि D0 है 2 रुपीज़, D0 है 2 रुपीज़, और ग्रोथ रेट दोनों की अलग अलग है, दैट इज़ 5% और 9%. तो इससे आपका D1 चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 2.10 हो जाएगा, और ये 2.18 हो जाएगा. अरे कराया था ना सिक्योरिटीज़ वैल्यूएशन चैप्टर में भी यही, और इंटर में भी सीख के आए हो आप लोग. ठीक है, तो P0 का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन के ई माइनस जी. तो ये हो जाएगा 2.10 एंड डिवाइड बाय 20.4% एंड माइनस ग्रोथ दैट इज 5%. कितना आएगा? कितना आएगा? 13 रुपये 64 पैसे. और इधर 2.18 एंड डिवाइड बाय 15% माइनस 9%. 36.33, 36.33 आ रहा है पर स्टूडेंट्स.
मुझे एक्चुअल P0 दे रखा है कि एक्चुअल में तो 25 रुपए का ही मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 13 रुपए 64 पैसे का, और ये मिल रहा मुझे 25 रुपए में, तो क्या बोलूं? तो तो रिमार्क्स दे देंगे कि ये ओवर वैल्यूड है भैया। ओवर वैल्यूड है मतलब महंगा है, तो महंगा है तो खरीद लूं इसको, महंगा है तो खरीद लूं क्या? बे- बेच दो, सेल द शेयर, OLX पे डाल के बेच दो, ठीक है। वो बोल रहा है बेच दो, और फिर बोल रहा है होना चाहिए 36 रुपए 33 पैसे का, और है 25 रुपए का ही मार्केट में। अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है, इसको खरीद लो। तो ओवर वैल्यूड है तो बेच दो, और अंडर वैल्यूड है तो खरीद लो। सिंपल सा टॉपिक है ये एकदम। पर उल्टा कंपेयर मत कर लेना प्लीज, है ना, रॉन्ग कंपैरिजन मत कर लेना। सॉरी, डी और D1 वापस बताऊं? समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है? लाइन, लाइन पढ़ना है एक बार। अरे आज ही पढ़ोगे क्या? जल्दी पढ़ो ना, लाउडली पढ़ो। फर्स्ट लाइन पूरा वापस पढ़ो। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे, है ना। छोटा सा ही टॉपिक है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। स्कैनर में ज़रूर है, वो मैं होमवर्क दूंगा आपको। अभी हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, टॉपिक नंबर 10 या 11? 10। टॉपिक नंबर 10 है। टॉपिक नंबर 10 क्या है? फिर से वही है, ओवर वैल्यूएशन स्लैश अंडर वैल्यूएशन। टॉपिक नंबर 10 फिर से वही है, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। टॉपिक नंबर 10 इज ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। सर सेम चीज दोबारा क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअली students, there are two methods. There are two methods to decide undervaluation slash overvaluation. There are two methods to decide undervaluation slash overvaluation of security. ओवर अंडर वैल्यूएशन डिसाइड करने के स्टूडेंट्स यहाँ पर दो तरीके होते हैं। तो जो आपने तरीका सीखा ना अभी, उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। आप अभी प्राइस के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे कि महंगा है या सस्ता है, कि मार्केट में सस्ता मिल रहा है या मार्केट में महंगा मिल रहा है। इसको डिसाइड करने का एक और तरीका होता है, और वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न।
तो वही लिखवा रहा हूं, देयर आर टू मेथड्स। पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, प्राइस के बेसिस पे तो हमने डिस्कस कर ही लिया, बस उस बात को लिखवा दे रहा हूं। इफ द एक्चुअल प्राइस, if the actual price is more than the CAPM price, if the actual price is more than the CAPM price slash equilibrium price slash theoretical return, theoretical price, sorry, थ्योरेटिकल प्राइस, तीन नाम होते हैं ये, कैपएम प्राइस भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल प्राइस भी बोल सकते हैं। तो बताओ इस केस में शेयर को ओवर वैल्यूड बोलोगे या अंडर वैल्यूड बोलोगे? ओवर वैल्यूड। क्वेश्चन करके समझा दिया है मैंने, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को लर्न करा रहा हूँ। अगर एक्चुअल में मार्केट में ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है और हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि ये तो कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, तो ये मेरे लिए ओवर वैल्यूड है। वेरएज इसी में पैराग्राफ चेंज करके इफ द एक्चुअल प्राइस इज मोर, नहीं लेस, इज लेस देन द कैपएम प्राइस, less than the CAPM price, comma, then the share is undervalued, is share is undervalued। अगर आपको कम दाम में मिल रहा है तो अंडर है, और ज़्यादा दाम पे मिल रहा है तो ओवर है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अच्छा, इस बात को हम ना एक डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और अब की बार एक्स एक्सिस जो है वो है के, और वाई एक्सिस है प्राइस, है ना। एक्स एक्सिस है के और वाई एक्सिस है प्राइस। तो मान लीजिए फॉर्मूला लगा के पता चला कि शेयर की प्राइस 40 रुपीज़ होनी चाहिए। इसको हम क्या बोल रहे हैं? थ्योरेटिकल प्राइस, या हम क्या बोल रहे हैं? कैपएम प्राइस। कैपएम प्राइस पर एक्चुअल में वो 45 का मिल रहा है, तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा का मिल रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा का मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे? ओवर वैल्यूड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ओवर वैल्यूड। क्या बोलेंगे? ओवर वैल्यूड। पर अगर यही शेयर अगर मुझे 30 रुपए का मिल रहा है, होना चाहिए 40 का और मिल रहा है 30 का, तो यानी कम का मिल रहा है। तो कम का मिल रहा है तो इसी को क्या बोल रहे हैं? अंडर वैल्यूड। डायग्रामेटिकली समझा दिया, बाकी यही थ्योरेटिकली लिखा मैंने, है ना। न्यूमेरिकली भी करके समझा दिया, थ्योरी वाइज भी लिखवा दिया और डायग्राम वाइज भी समझा दिया। जो लाइन प्राइस की होनी चाहिए उससे ऊपर चल रहा है तो महंगा है, और उससे सस्ता चल रहा है, नीचे चल रहा है तो सस्ता है। तो प्राइस वाली बात तो क्लियर है आप लोग को। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 40 का ही होना चाहिए और ना 40 का ही मिल रहा है, अब क्या बोलोगे उसको? 40 का होना चाहिए और 40 का ही मिल रहा है, हाँ, तो उसको हम बोल सकते हैं करेक्टली प्राइस्ड। ये भी लिखवा देता हूं मैं, उसको हम बोलते हैं करेक्टली प्राइस्ड। इफ द एक्चुअल if the actual price is equal to CAPM price
if the actual price is equal to CAPM price, comma, then the share is correctly priced slash fairly priced, जो किसी ने बोला fairly priced बोल सकते हैं सर, और या फिर उसको इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कि जितना होना चाहिए उसी प्राइस पे मिल रहा है, तो यानी इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। ठीक है, बी केस सबको क्लियर है? मतलब ए केस बी है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो सिखाना एक्चुअली ये है, उसके तो क्वेश्चन कराई दिए मैंने प्राइस वाले, अब आपको रिटर्न सिखाना है मुझे कि रिटर्न्स के बेसिस पे भी हम लोग ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड डिसाइड कर सकते हैं। रिटर्न्स के बेसिस पे भी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस हो गया, अब ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। पहले इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, फिर लिखवाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो मुझे बताइए जब हम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न करते हैं तो एक्स एक्सिस में क्या रखते हैं हम लोग? जब रिटर्न की बात होती है तो एक्स एक्सिस पे क्या होता था? रिस्क। रिस्क मतलब हो गया यहाँ पर आपके लिए बीटा। रिस्क मतलब क्या हो गया आपका? बीटा। और वाई एक्सिस है आपका रिटर्न। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इस टेंजेंट लाइन को बोलते हैं एसएमएल। टेंजेंट लाइन को क्या बोलते हैं? एसएमएल। ये एसएमएल क्या सिखाता है कि जितना आपका रिस्क होगा, एसएमएल क्या सिखाता है स्टूडेंट्स? जितना आपका रिस्क होगा उसके हिसाब से ही आपका रिटर्न होगा। जितना आपका रिस्क होगा उसके हिसाब से आपका रिटर्न होगा। तो मान लीजिए मेरा रिस्क जो है ना वो 1.5 है या 1.4 मान लेते हैं, और उसके हिसाब से मेरा रिटर्न 20.4% आना चाहिए, पर एक्चुअल में ना रिटर्न कम आ रहा है। एक्चुअल में 18% रिटर्न ही आ रहा है। तो जो आना चाहिए उसको तो बोलेंगे थ्योरेटिकल, या उसको बोल देंगे कैपएम, या उसको बोल देंगे एसएमएल, पर जो आया उसको बोलेंगे एक्चुअल। तो जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है रिटर्न, तो बताओ क्या बोलोगे? ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड? हाँ, अंडर। जितना रिटर्न आना चाहिए 20.4% रिटर्न आना चाहिए, और मेरा रिटर्न 18% ही आ रहा है, तो अंडर या ओवर? सावन बोल रहा है ओवर, बाकी सब बोल रहे हैं अंडर। तो सावन से ही पूछूं फिर, भाई क्यों ओवर? जितना मैं रिस्क ले रहा हूं उसके हिसाब से कम रिटर्न आ रहा है। बिल्कुल हम यही बोल रहे हैं, जितना मैं रिस्क ले रहा हूं उसके हिसाब से वो शेयर कम रिटर्न दे रहा है। तो यानी वो शेयर सस्ता है या वो शेयर महंगा है? रीजन नहीं दे पाए सावन आप। ये तो आपने वही बात बोली जो मैंने लिखा है। हाँ, बढ़ना चाहिए था पर नहीं दिया। पर इससे ये कैसे पता चला कि शेयर महंगा है? ये- तो मतलब ऐसे शेयर को महंगा बोलोगे आप, जिसमें ज़्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है और वो कम रिटर्न दे रहा है, तो वो महंगा शेयर हो गया? चलो मैं लिंक कर देता हूँ, गलत नहीं बोल रहे हो पर लिंक कर देता हूँ कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि रिटर्न का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। रिटर्न का फॉर्मूला था D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। ये रिटर्न का फॉर्मूला था। तो अब थोड़ा मैथ्स लगाओ
और मुझे बताओ कि रिटर्न ज़्यादा कब आएगा, इस फॉर्मूले से रिटर्न ज़्यादा कब आएगा, जब P0 कम हो या P0 ज़्यादा हो? कम हो। तो रिटर्न तब ज़्यादा आते हैं जब हम शेयर सस्ते में खरीदते हैं। और ये सोचो कि ये रिटर्न कम कब आएगा, जब P0 ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा पैसे लगा दूंगा तो मेरा रिटर्न तो कम ही आएगा ना। और अगर मैं कम पैसे लगा रहा हूँ तो मेरा रिटर्न ज़्यादा आएगा ना। मान लीजिए आज रिलायंस का शेयर 3,000 रुपये का चल रहा है और ना 1 साल बाद ये शेयर 3,300 का हो गया, तो मेरा रिटर्न कितना आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स रिटर्न? 10%। तो मेरा जो रिटर्न है वो 10% आ रहा है। अगर मैंने 3,000 का खरीदा शेयर और 3,300 रुपये का हो गया तो मेरा रिटर्न 10 आ रहा है। पर अब मान लो आज मार्केट क्रैश हो गया और क्रैश होने से रिलायंस का शेयर 2,800 रुपये का ही मिल गया। तो अब शेयर की प्राइस बाद में अगर 3,300 हो गई तो क्या मेरा रिटर्न ज़्यादा आएगा क्या, कितना आएगा बताओ? 86%। तो समझ में क्या आया कि रिटर्न ज़्यादा कब आता है, जब हम सस्ते में खरीदते हैं। और रिटर्न कम कब आता है, जब हम महंगे में खरीद रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जितना रिस्क है उसके हिसाब से रिटर्न आना चाहिए 20.4, पर मेरा रिटर्न कम आ रहा है, तो कम क्यों आ रहा है इसमें? महंगा है। और महंगा है तो इसका मतलब ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो रिटर्न में एक्चुअली उल्टा चलता है कि जितना होना चाहिए अगर उससे कम रिटर्न आ रहा है तो मतलब महंगा है तभी कम आ रहा है। और यही अगर मैं बोलूं कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो क्या बोलोगे फिर? अंडर वैल्यूड है। तो अगर दोनों डायग्राम को कंपेयर करो तो एकदम ऑपोजिट है ना। अभी मैंने यहाँ क्या बनाया था कि अगर जितनी प्राइस होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा चल रहा है तो ओवर है और कम चल रहा है तो अंडर है। पर जब रिटर्न में बोलते हैं ना तो वहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है। रिटर्न कम है तो महंगा है, रिटर्न ज़्यादा है तो सस्ता है। ठीक है, ये बना लीजिए आप लोग। वो बनाया नहीं। तो क्या थ्योरी लिखेंगे इसमें? इफ द actual return, if the actual return is more than the CAPM return, is more than the CAPM return, comma, then the share is ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है तो शेयर क्या है, सस्ता है। then the share is undervalued, then the share is undervalued. But if the actual return, if the actual return is less than the CAPM return, CAPM return, comma, then अगर रिटर्न कम है then the share is
ओवर वैल्यूड। तो यही बताओ, अगर इक्वल हो जाए तो, इक्वल हो जाए तो, if the actual return, if the actual return is equal to, if the actual return is equal to, बराबर आ गया, इंटरसेक्ट हो गया, if the actual return is equal to CAPM return, तो फिर क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिटर्न इक्वल है तो क्या बोलेंगे, करेक्टली प्राइस्ड, करेक्टली प्राइस्ड या फेयरली प्राइस्ड, और या फिर इक्विलिब्रियम। तो बताओ खरीदना कब है फिर, चलो ये सब तो समझ में आ गया, ओवर अंडर, खरीदना कब है, खरीदना कब है, जब अंडर हो, और बेचना कब हो, जब ओवर हो, और होल्ड कब करना है, जब इक्विलिब्रियम पे हो। तो अगर लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ गया है, तो निकालिए एडिशनल इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 474। पेज नंबर 474, अभी जो करा रहा था क्वेश्चंस उसी के बीच में 3 और 5 कराया था, 4 बीच में है। एडिशनल इलस्ट्रेशन 4, पेज 474। लिख लिया, सेकंड तो हो गया। हम्म, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एडिशनल इलस्ट्रेशन 4, पेज 474। एडिशनल इलस्ट्रेशन 4, पेज 474। क्वेश्चन बोल रहा है एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 2 स्टॉक्स, है ना, ऑलरेडी 2 स्टॉक है, एक्स और वाई रखे हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर, 2 स्टॉक रखे हुए हैं एक्स और वाई। एन एनालिस्ट प्रिपेयर एक्स एंटे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन for the possible economic scenarios and the conditional returns for the 2 stock and the market return as shown below। तो क्या बोलूं, कौन सा डेटा देना चाह रहा है, हिस्टोरिकल या फोरकास्टेड, फोरकास्टेड, वेरी गुड। तो इकोनॉमिक सिनेरियो दे रखा है ग्रोथ, स्टैग्नेशन एंड रिसेशन, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4, 0.3, 0.3, 3 केस है। और ऐसे ही फिर आपको एक्स का रिटर्न दे रखा है, वाई का रिटर्न दे रखा है, और मार्केट का रिटर्न दे रखा है। द रिस्क फ्री रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 9%, आरएफ दे दिया, 9% आरएफ है स्टूडेंट्स। डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट हिज होल्डिंग्स, तो क्या इन्वेस्टर होल्डिंग्स को लिक्विडेट कर दे, इसका क्या मतलब है, लिक्विडेट कर दे, लिख दीजिए, लिक्विडेट का मतलब सेल करना, इन एक्स एंड वाई, और ऑन द कॉन्ट्ररी मेक, कॉन्ट्ररी मतलब ऑन द अदर हैंड, मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन देम। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मतलब बाय, बोल रहा है खरीद ले या बेच दे, क्या बोलते हो, क्या करें, खरीद ले या बेच दे।
कैपेम अजम्पशंस आर होल्डिंग ट्रू, कैपेम मॉडल आप लगा सकते हो। तो क्या लगा इस क्वेश्चन को पढ़ के कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस डिसाइड करना है या ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डिसाइड करना है? रिटर्न। प्राइस तो दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में कहीं, ऊपर से ग्रोथ रेट नहीं दी हुई है, D1 नहीं दिया हुआ है, तो प्राइस तो किसी भी तरह से निकल ही नहीं पाएगा ना यहाँ पर। तो इसमें हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, बीटा कहाँ है? बीटा तो है ही नहीं, तो कैलकुलेट करो। आप लोग को सिखाया हुआ है कि बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जल्दी से हम लोग पहले बीटा निकाल लेते हैं इनका। तो इकोनॉमी में बोल रहे हैं या तो ग्रोथ है या स्टैग्नेशन है और या फिर रिसेशन है। ग्रोथ है, स्टैग्नेशन है, रिसेशन है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.40, 0.30, 0.30 दे रखी है। अरे दे रखी है। फिर रिटर्न ऑफ एक्स दे रखा है, रिटर्न ऑफ एक्स तो कितना दे रखा है? 25, 10, -5। टोटल कर दो इनका। रॉन्ग, रॉन्ग। हाँ, तो ये सब अब बार बार सिखाते ही थोड़ी रहेंगे। आपने तो टोटल बता दिया मुझे 30। ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी है ना, रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 0.4 10, 10 इंटू 0.33 -5 इंटू 0.3 -1.5, टोटल कितना आ रहा है? 11.5। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स, दैट इज 11.5 अपॉन 1, 11.5%। तो मुझे बताओ, ये रिटर्न आ रहा है एक्स का 11.5, तो ये ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? 11.5% रिटर्न ज़्यादा है या 11.5% रिटर्न कम है? तो कंपेयर करने के लिए बीटा चाहिए ना फिर, इसीलिए बीटा की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए होगा उसके लिए, और पी डी एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। तो डेविएशन 25 माइनस 11.5 कितना आएगा? 13.5। जल्दी से स्क्वायर करो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 72.9। 72.9, 72.9 एम प्लस जरूर कर दीजिए। और फिर उसके बाद 10 माइनस 11.5 इज -1.5, स्क्वायर करिए इंटू 0.3 करिए तो 0.675 आ रहा है, एम प्लस कर दो। एंड फिर अगेन -5 माइनस 11.5 तो इट इज़ -16.5, और अगेन स्क्वायर करके इंटू 0.3 तो क्या ये 81.675 आ रहा है। एम प्लस करके एम आर सी कर दो, कितना आ रहा है? 155.25। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया, दैट इज अंडर रूट 155.25 अपॉन 1, कितना आएगा? 46, 12.46। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे रिटर्न ऑफ वाई। अगर आपको लगे कि जगह नहीं है तो टेबल ब्रेक कर देना। तो रिटर्न ऑफ वाई कितना दे रखा है? 20, 15 और -8। 20, 15 और -8 टोटल करो। नहीं, नहीं होगा, उसको पहले प्रोबेबिलिटी इंटू आर वाई किया जाएगा। तो 20 इंटू 0.4 कितना आता है? 8। 15 इंटू 0.3 कितना आता है? 4.5। एंड -8 इंटू 0.3 -2.4, टोटल 1 या 2? 1। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ y इज 10.1। तो बताओ ये 10.1 ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? कंपेयर किससे करें? बीटा चाहिए तो बीटा ही तो निकलवा रहा हूँ। dy और dy स्क्वायर, पी डी वाई स्क्वायर,
तो 20 माइनस 10.1 इज 9.9 एंड 9.9 का स्क्वायर करिए और इनटू मल्टी 0.4 और फिर ऐसे 15 माइनस 10.1 इज 4.9 और इसका स्क्वायर करिए इनटू 0.3 करिए और सिमिलरली -8 एंड -10.1 18.1 माइनस का और स्क्वायर करिए और इनटू 0.3 98.283 तो टोटल करिए क्विकली 144.69 तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज अंडर रूट 144.69 अपॉन 1 12.02 परफेक्ट। और ख़त्म नहीं हुआ है, फिर हमको ऐसे ही मार्केट का भी दे रखा है, मार्केट का भी दे रखा है, तो मार्केट का भी निकालना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑफ मार्केट दे रखा है, कितना दे रखा है 18 13 -3 तो प्रोबेबिलिटी इंटू आर एम, प्रोबेबिलिटी इंटू आर एम, फिर वही डी एम और फिर वही पी डी एम स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न ऑफ मार्केट 18 इंटू 0.4 इज 7.2, 13 इंटू 0.3 इज 3.9 एंड -3 इंटू 0.3 इज -0.9 तो कितना आ रहा है 10.2। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट इज 10.2 अपॉन 1 दैट इज 10.2%। आ रहा है 10.2? नहीं आ रहा क्या 10.2? तो डीएम आ गया 7.8 स्क्वायर करिए इंटू 0.4 एम प्लस 24.34 336 और ऐसे 13 माइनस 10.2 2.8 और 2.8 का स्क्वायर करिए और इंटू 0.3 2.352 और ऐसे ही 3 माइनस 10.2 तो 13.2 माइनस का और स्क्वायर करिए और इंटू 0.3 52.272। हाँ जी, कितना आ रहा है 78.96 का अंडर रूट 8.89%, 8.89% आ रहा है सबका। और ख़त्म नहीं हुआ है टेबल, हमको कोवेरियंस भी तो निकालना है, तो हमको पी डी ए डी एम भी निकालना पड़ेगा, पी डी ए डी एम और पी डी बी डी एम, मतलब जिसको डी एक्स बोला है यहाँ पर और डी वाई बोला है, तो पी डी एक्स डी एम और पी डी वाई डी एम। तो करिए पी इंटू डी एक्स और इंटू डी एम, तो 0.4 इंटू 13.5 एंड इंटू 7.8 कितना आ रहा है 42.12 एम प्लस जरूर करते रहना
फिर ऐसे 0.3 इंटू डी एक्स माइनस 1.5 एंड इंटू डी एम 2.8 माइनस का 1.26, तो इसको m माइनस करना, m प्लस मत कर देना, m माइनस। और ऐसे ही फिर 0.3 इंटू माइनस 16.5 एंड इंटू माइनस 13.2, कितना आ रहा है 65.34, प्लस या माइनस, प्लस, तो m प्लस कर दो, लास्ट में MRC कर दो। 106.2 आ रहा है क्या? क्या बोलते हैं इसको? कोवेरियंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? कोवेरियंस बिटवीन x एंड m इज 106.2। तो ऐसे कोवेरियंस बिटवीन y एंड m भी चाहिए, कोवेरियंस बिटवीन y एंड m। तो p इंटू डी वाई इंटू डी एम, तो 0.4 इंटू 9.9 इंटू 7.8, 30.89 m प्लस, 30.89 को m प्लस कर देना। और फिर ऐसे ही 0.3 इंटू 4.9 इंटू 2.8, 4.12। हाँ, या तो 3 डेसिमल में सारी 3 डेसिमल लिखो या सारी 2 डेसिमल लिखो। और फिर ऐसे ही 0.3 इंटू 18.1 माइनस का इंटू 13.2 माइनस का, कितना आ रहा है 71.68। और लास्ट में MRC कर दीजिए 106.69। तो कोवेरियंस आ गया y और m के बीच में 106.69 आ रहे क्या? तो स्टूडेंट्स बीटा आ जाएगा इससे आपका, तो बीटा ऑफ x आ जाएगा कोवेरियंस बिटवीन x एंड m डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन m का होल स्क्वायर, और बीटा y इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन y एंड m एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन m का होल स्क्वायर। तो कोवेरियंस आया 106.2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन m का होल स्क्वायर विच इज 78.96, 1.35, 34 ही आ रहा है। और ऐसे इधर 106.69 एंड डिवाइडेड बाय 78.96, 1.35 तो इसका आ रहा है, y का आ रहा है 1.35, x का तो 1.34 ही आ रहा है। बीटा तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? पर स्टूडेंट्स ये तो करना ही नहीं था, हमको तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड करना था, पर आप ये बीटा क्यों निकालने बैठ गए? क्योंकि ऑन के ही निकाल लेंगे इससे, है ना, थ्योरेटिकल रिटर्न निकाल लेंगे इससे। तो एक टेबल बनाते हैं, पहला कॉलम सिक्योरिटी, उसमें x और y, पहला कॉलम सिक्योरिटी x और y, तो इनका SML रिटर्न निकाल लो आप, SML रिटर्न, है ना, जिसको कैपएम रिटर्न भी बोल रहे हैं हम लोग, जिसको आप KE भी बोल रहे हो, उसको यहाँ पर SML रिटर्न या कैपएम रिटर्न बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? RF, क्या RF क्वेश्चन में गिवन है? 9% प्लस RM गिवन है क्या? RM गिवन है क्या? गिवन नहीं था, हमने निकाल लिया, गिवन नहीं था पर हमने निकाल लिया 10.2, तो 10.2%, 10.2% माइनस 9% एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा 1.34, कितना आ रहा है? 10.61। और ऐसे ही y का निकालिए 9% प्लस 10.2 माइनस 9 एंड इंटू 1.35,
10.62, 10.62। हाँ क्या? मेरे को आपकी आवाज़ ना क्लियरली नहीं आ रही। कोई किसी और को सुन रहा है तो बोलना एक बार, क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, 0.01 का फ़र्क है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने निकाल लिया था, एक्स का कितना आ रहा था? 11.1, 5 आ रहा था, 11.5। और ऐसे y का 10.10। तो क्या बोलते हो, आना चाहिए 10.61 और आ रहा है 11.5, ज़्यादा आ रहा है। क्या बोलूँ, ओवर या अंडर? अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। और आना चाहिए 10.62 और आ रहा है कम, क्या बोलेंगे? ओवर वैल्यूड। और अगर ओवर वैल्यूड है तो क्या करें, खरीद ले या बेच दें? ओवर वैल्यूड में तो बेच दो, और अंडर वैल्यूड में तो वो ये पूछ रहा था कि लिक्विडेट करें या उसको बेच दें। तो हम बोल रहे, मतलब लिक्विडेट कर दे या खरीद ले, तो हम बोल रहे हैं कि ये तो खरीद लो और ये बेच दो आप। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक करना क्या है इसमें? तो और भी है ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाले क्वेश्चंस, पर अब वो बाकी कल कराऊंगा। आज के लिए एफएम में इतना ही है। आपका डाउट स्कैनर का कल बता दूंगा, है ना? और होमवर्क ज़रूर मैं आपको और दूंगा आज। स्कैनर के 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ ऐसे से ही। एक है छोटा सा क्वेश्चन, 2014 जून 1 सी जी, मतलब उस सी के दो पार्ट है, डी और जी। तो आपको सिर्फ जी करना है उसमें, है ना? हाँ वो मैं भूल जाता हूँ, पेज नंबर भी बताना है। 14.279। और एक 2014 दिसंबर 4, पेज 14.286। और एक 2017 जून 7 बी,
छोटे छोटे ही क्वेश्चंस है, ये सब हो जाएंगे जल्दी। 7B का पेज नंबर है 14.299। ये 3 होमवर्क है आप लोग के आज। ठीक है, SFM में आज इतना ही है।